हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्रा जीएस में। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था यूनिवर्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्सी और स्टार के बारे में। हमारे आकाशगंगा और तारों के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण करोड़ों आकाशगंगाओं से मिलकर हुआ है। आज हम उन्हीं आकाशगंगाओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही में उन आकाशगंगाओं में पाए जाने वाले तारों के बारे में भी बात करेंगे कि हमारे तारों का भी फॉर्मेशन कैसे हुआ। बात करते हैं कि हमारे गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। गैलेक्सी के फॉर्मेशन में थोड़ी एक समस्या देखने को मिलती है और इस समस्या को हम बोलते हैं कि वैसी समस्या है जैसे हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं, बताओ पहले अंडा आया या मुर्गी। ये बिल्कुल वैसी ही समस्या है जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि अच्छा बताओ पहले अंडा आया या मुर्गी। वैसी समस्या इसमें देखने को मिलती है। अब समस्या ये कैसी है और क्यों है इसमें समस्या, उसको देखते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिवर्स का निर्माण हुआ था जब गॉड पार्टिकल सेपरेट होने लगे, गॉड पार्टिकल जब कंसंट्रेट होने लगे थे तो उनकी डेंसिटी बढ़ गई थी और साथ में टेम्परेचर बढ़ गया था। और डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ने के कारण इनमें क्या हुआ था, बैंग हुआ था। और बैंग होने के बाद पार्टिकल सेपरेट हुए थे, यानी मैटर जो है सेपरेट हुआ था। और मैटर जब सेपरेट हुआ तो वहीं पर समस्या है और उसी समस्या के कारण हम लोग बोलते हैं कि वो वैसी समस्या है जैसे अंडा आया ये पहले मुर्गी आई, वैसी समस्या। अब समस्या क्या है, अगर पार्टिकल जो मैटर जो सेपरेट हुआ वो इस पैनकेक के रूप में, बड़े से पैनकेक के रूप में सेपरेट हुआ होगा। दरअसल इसे पैनकेक इसलिए बोलते हैं कि पैनकेक जो हम खाते हैं वो कुछ इसी से साइज में, इसी शेप में होता है, इसलिए इसको हम पैनकेक बोल देते हैं। अगर मैटर इस बड़े पैनकेक के रूप में सेपरेट हुआ होगा तब बन गई एक पहली स्थिति। ठीक है, अगर मैटर मान लीजिए इस गैलेक्सी साइज्ड लम्स के रूप में सेपरेट हुआ। अब गैलेक्सी साइज लम्स के रूप में किस प्रकार से, आप लोगों ने भुट्टा या पॉपकॉर्न तो खाया होगा ना, ये उसके दाने हो गए पॉपकॉर्न के। अब इस दाने को निकाल करके बिखेर दिया जाए, ऐसे रैंडमली बिखेर दिया जाए तो कुछ इस तरह के शेप में हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये सब दाने बिखरे हुए रूप में, मैटर बिखरे हुए रूप में था तो ये दूसरी स्थिति हो गई। अगर मैटर इस गैलेक्सी साइज लम के रूप में सेपरेट हुआ होगा तब दूसरी स्थिति हो गई। मान लो अगर मैटर इस पैनकेक के रूप में सेपरेट हुआ होगा तब पहली स्थिति हो गई। अगर मैटर पैनकेक के रूप में सेपरेट हुआ होगा तब गैलेक्सी के निर्माण की प्रोसेस थोड़ा सा टफ होगी, क्योंकि ये फर्दर क्या होगा, छोटे छोटे गैलेक्सी साइज लम्प्स में क्या होगा, सेपरेट होगा। इसके बाद इसमें क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या हो जाएंगे, संतुलन की अवस्था में आएंगे। और संतुलन की अवस्था में आने के बाद जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे उन्हीं को हम बोल देंगे गैलेक्सी। अब दूसरी स्थिति पहुंचते हैं। अगर मान लो जो मैटर सेपरेट हुआ है वह गैलेक्सी साइज के लम्प्स में सेपरेट हुआ तब दूसरी स्थिति बनेगी और तब गैलेक्सी के निर्माण का प्रोसेस थोड़ा और इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वह जो है छोटे छोटे लम्प्स में, गैलेक्सी साइज लम्प्स में सेपरेट है और फर्दर वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण संतुलन की अवस्था में आएगा और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे गैलेक्सी। आप लोग गैलेक्सी के निर्माण के प्रोसेस को समझ गए ना। प्रोसेस इजी है क्योंकि जो मेन काम होता है वो बिग बैंग थ्योरी कर देती है। बिग बैंग थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टिकल कैसे कैसे बैंग हुआ, कैसे पार्टिकल बने, कैसे जो है मैटर बना, कैसे सेपरेट हुआ, वो सारी प्रोसेस हो गई। इसके बाद जो है गैलेक्सी शेप में आ गए वो और गैलेक्सी फॉर्म हो गई। गैलेक्सी निर्माण की प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी कितनी प्रकार की होती हैं। मुख्यतः तीन प्रकार की गैलेक्सीज होती हैं। तीन प्रकार में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहली हो गई इलिप्टिकल। अब इस गैलेक्सीज को ध्यान से देखो तो कुछ इस शेप में दिख रहे हैं, कुछ इलिप्टिकल शेप में हो, इसलिए इसको इलिप्टिकल कहते हैं। अब तीनों गैलेक्सीज को देखिए,
तीनों गैलेक्सीज में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है, सॉरी कॉमन नहीं, कुछ अलग दिख रहा है। ये वाली गैलेक्सी अधिक ब्राइटर दिख रही होगी, तो ये ब्राइटेस्ट गैलेक्सी है। तीनों में सबसे ब्राइटेस्ट गैलेक्सी जो होगी वो इलिप्टिकल हो गई। और दूसरे पहुंचते हैं इरेगुलर। इसे इरेगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नॉन जो हमें शेप जो हो पता है उनमें से ये होती नहीं, नॉन शेप में होती नहीं, इसका कोई शेप हमें नहीं पता चलता, इसलिए इसको बोल देते हैं इरेगुलर। तीसरी है स्पाइरल। यह वह गैलेक्सी है जो सबसे कम ब्राइटर होती है, लेस ब्राइट होती है, और साथ ही में ये सबसे छोटी भी होती है, स्मॉलेस्ट होती है। इस गैलेक्सी की खास बात होती है ये इसमें जो है दो पंखे पाए जाते हैं, दो भुजाएं पाई जाती हैं, दो विंग्स पाए जाते हैं, इसलिए इस गैलेक्सी को हम बोलते हैं स्पाइरल शेप होने के कारण इसको बोलते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है वो भी स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी वो भी क्या है, स्पाइरल शेप गैलेक्सी है जिसमें हम लोग रहते हैं। आवर गैलेक्सी मंदाकिनी इज आल्सो स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका जो सेंटर होगा, इस सेंटर में ओल्ड स्टार की अधिकता होती है। पुराने तारे जो इसकी भुजाएं होती हैं उनमें उनमें जो है नए तारे अधिक पाए जाते हैं, नए तारे अधिक पाए जाते हैं। तो हो गया गैलेक्सी के प्रकार तीनों। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने बताया पूरा वही है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि स्टार फॉर्मेशन की बात करते हैं, हमारे तारों का निर्माण कैसे हुआ। सादे पेज पे चलते हैं, फिर समझाते हैं आपको। दरअसल तारे क्या है, गैस और धूल के बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं, डस्ट और डस्ट एंड गैस के क्लाउड होते हैं, गैसियस क्लाउड होते हैं, सॉरी गैसियस क्लाउड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं नेबुला। अर्थात गैस और डस्ट के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। और इन्हीं नेबुला में तारों का जन्म होता है, द बर्थ ऑफ स्टार, तारों का जन्म होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं नेबुला को, तारों का जन्म स्थान, द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार बोलते हैं, तारों का जन्म स्थान। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उनमें क्या होता है, रोटेशन पाया जाता है, सब मूव करती रहती है, कोई भी चीज यूनिवर्स में स्टेबल नहीं। आइंस्टीन का वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमने बताई थी उसमें बताया था कि यूनिवर्स में कुछ स्टैटिक नहीं है, एक्सपैंड हो रहा है, यानी एवरीथिंग जो है कुछ भी स्टैटिक नहीं है, सब कुछ क्या है, मूव कर रही है, सब कुछ मूवमेंट में है। तो इसका भी मूवमेंट होता रहता है गैलेक्सी का। और गैलेक्सी का मूवमेंट होने के कारण गैलेक्सी में जो डस्ट और गैस का जो नेबुला होता है उसमें भी मूवमेंट होता रहता है। तो मूवमेंट होने के कारण क्या होती है, कंसंट्रेट होते हैं, यानी जो गैस और धूल के बादल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, और इनमें नाभिकीय संलयन की रिएक्शन प्रारंभ हो जाती है। नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन की
घटना प्रारंभ हो जाती है और नाभिकीय संलयन के कारण इनमें मेनली दो गैसें पाई जाती हैं, पहली हाइड्रोजन और दूसरी हीलियम। दो हाइड्रोजन के अणु आपस में मिल करके हीलियम का अणु बनाते हैं और साथ में हमको मिलती है एनर्जी। और हमने बताया था कि एनर्जी किस फॉर्म में होती है, या तो पिछले लेक्चर में या तो लाइट के रूप में, और हीट के रूप में। साथ में हमें एनर्जी मिलती है जो लाइट और हीट के रूप में होती है, जो जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टार। अर्थ से जब हम बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थ से जो देखते हैं इसको तो बोलते हैं स्टार। ये हो गया हमारा तारों का निर्माण। तारों का निर्माण आप लोगों ने समझ गया कैसे होता है। अब आगे चलते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। एक बार आगे चलते हैं। देखिए वही चीज जो हमने बताई वही चीज है। पहले क्या हुआ, रोटेशन ऑफ गैलेक्सी, आकाश गंगा का घूर्णन होता रहता है। फिर क्या होता है, गैसेस क्लाउड बिकम्स कॉम्पैक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस और धूल के बादल घने हो जाते हैं। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सेंटर कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम, केंद्र में नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। और एट दिस स्टेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट बिकम स्टार, और इस अवस्था में ऊर्जा का ऊष्मा और प्रकाश के रूप में परिवर्तित होने से तारे का निर्माण होता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे चलते हैं। आगे होता है कि लाइफ साइकिल क्या रहती है तारे की। हमारे तारे का जन्म तो हो गया, अब जन्म होने के बाद आगे उसकी लाइफ साइकिल कैसे रहेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले पहुंचते हैं सादे पेज पे। अब इसमें क्या है, लगातार प्रोसेस चल रही नाभिकीय संलयन की। जब धीरे धीरे तारा ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। रेड कलर में चेंज होने के बाद इसको हम बोल देंगे रेड जियांट। यानी इस तारे को क्या बोलेंगे जो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, रेड जियांट, अर्थात लाल दानव। हिंदी में लाल दानव बोलते हैं। अब इसके बाद तारे की लाइफ साइकिल डिपेंड करती है कि उसका इनिशियल मास कितना है। अगर तारे का इनिशियल मास 1.4 ms से अधिक होगा तो एक स्थिति बनेगी। अगर तारे का इनिशियल मास मतलब इस जो शुरुआती तारे का इनिशियल मास जो होगा उसकी बात कर रहे हैं। अगर तारे का इनिशियल मास 1.4 ms से कम हुआ तब दूसरी स्थिति बनेगी। अब देखते हैं 1.4 ms ये क्या है। ms का मतलब होता है मास ऑप्शन। 1.4 ms का है तो इसका मतलब 1.4 इंटू मास ऑप्शन, अर्थात अगर तारे का मास सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना से अधिक या 1.4 गुना से कम हुआ तब क्या स्थितियां बनेगी, तो उसकी बात हो रही। अगर तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक होगा तब बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। या पल्सर स्टार। पल्सर जो बाइक आती है वो इसी से इंस्पायर्ड है। और ये बनेगा जब तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा तब बनेगा
व्हाइट डॉर्फ, या फॉसिल स्टार। फॉसिल मतलब जीवाश्म, व्हाइट डॉर्फ मतलब श्वेत दानव, और फॉसिल स्टार मतलब जीवाश्म तारा। दो स्थितियां जो हैं दोनों को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद क्या स्थिति रहेगी, इसके बाद जो है तारे का जीवन काल कैसा रहेगा, तो इसके बाद तारे की होगी डेथ। न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार के बाद जो तारा होगा वो बन जाएगा ब्लैक होल। जहां पर तारे का द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाएगा तो उसको बोल देंगे ब्लैक होल। यहाँ पर तारे की समस्त एनर्जी खो जाती है और तारा का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी हाई हो जाता है और इस तारे को बोलते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं ब्लैक होल। ये हो जाती है डेथ ऑफ द स्टार, ये होती डेथ ऑफ स्टार, तारे की मृत्यु। और श्वेत दानव या जीवाश्म तारा के बाद तारे का जो है जीवन काल क्या होता है, तारा क्या बनता है, वो बनता है ब्लैक डॉर्फ। ये होती है तारे की डेथ, और डेथ होने के बाद बोले तारा बन जाता है ब्लैक डॉर्फ, यानी काला वामन। काला वामन हिंदी में बोलते हैं काला वामन, ब्लैक डॉर्फ। ये है पूरी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, पूरी स्टार की लाइफ साइकिल कि हमारा तारा शुरुआत वहां से होता है और अंत कहां पर होता है, ब्लैक होल या ब्लैक डॉर्फ के रूप में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे चलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा ब्लैक होल लास्ट में। तारे का जब डेथ हो गया तो बनता क्या है, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। दरअसल 2019 में से होरिजोन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के अवसर पर वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की थी। पहली तस्वीर कब जारी हुई थी, 2019 में होरिजोन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के अवसर पर। ब्लैक होल की संकल्पना जॉन व्हीलर द्वारा दी गई थी। जॉन बनेगा डॉन से याद रख सकते हैं, जॉन बनेगा डॉन। दरअसल बच्चों के लिए कार्टून का कार्यक्रम आता है मोटू और पतलू, उसमें एक चोर होता है, उस चोर का नाम होता है जॉन और वो अपने आप को मोटिवेट करता रहता है जॉन बनेगा डॉन के नाम से। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं इससे थोड़ा सा कि जॉन व्हीलर जो है, क्योंकि जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल की संकल्पना दी थी और जॉन बनेगा डॉन से आप याद रख सकते हैं जॉन व्हीलर के नाम को। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लैक होल की। तो यह जो है इसकी डेंसिटी काफी हाई होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का काफी ज्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इसके बाहर से जो भी चीज आती है वो इसको अपने से बाहर नहीं जाने देता, अवशोषित कर लेता है। इवन लाइट भी जो इसके ऊपर जाती है उसको यह अवशोषित कर लेता है। इसी कारण से यह दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि यह जितनी भी लाइट इसके ऊपर जाएगी वो उसको अवशोषित कर लेगा। अगर लाइट जो है इस पर जाएगी और उसको परावर्तित नहीं करेगा तो हम नहीं देख पाएंगे। या किसी चीज को देखने, किसी वस्तु को देखने के लिए परावर्तन होना जरूरी है। अगर परावर्तित लाइट नहीं होगी तो उस चीज को हम देख नहीं पाएंगे। ब्लैक होल की कंडीशन में यही होता है कि इस पर जितनी भी लाइट पड़ती है उसको ये अवशोषित कर लेता है, इसलिए दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है, सारी चीजें हो गई, ब्लैक होल भी हो गया, स्टार का फॉर्मेशन भी हो गया, गैलेक्सी का फॉर्मेशन भी हो गया। अब अगले उसमें हम बात करेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।